मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। हाँ, तोड़ दो खोपड़ी, चला जाए काम से। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे एक टॉपिक के बारे में जहाँ सामने वाले के मन में डर क्रिएट किया जाता है। सो लेट्स बिगिन विद अ न्यू टॉपिक, दैट इज़ असॉल्ट। असॉल्ट एक टाइप का टॉट होता है। इसमें होता क्या है कि आप अपने आँख से सामने वाले के मन में एक डर क्रिएट कर देते हो। तो जब कोई पर्सन इंटेंशनली सामने वाले के मन में डर क्रिएट कर देता है कि सामने वाले को ऐसा लगने लगे कि कभी भी उसके साथ गलत हो सकता है या बैटरी कमिट हो सकती है, तो उसे असॉल्ट कहा जाता है। इसमें बेसिकली पर्सन अटेम्प्ट करता है हार्म करने का। जैसे कि मान लेते हैं कोई पर्सन कोई गन आपके कनपटी पे रख देता है, चाहे वो लोडेड हो या ना हो, असॉल्ट के अंडर ही आएगा। अगर कोई आदमी रोज़ किसी लड़की का पीछा करता है जब वो घर जाती है, भले ही वो कुछ गलत ना किया हो, असॉल्ट के लिए लाइबल होगा, क्योंकि उसकी इस हरकत की वजह से लड़की ऑब्वियसली डर जाएगी। सिंपल टर्म्स में समझे तो भले ही फिजिकल हार्म ना हो, तब भी पर्सन असॉल्ट के लिए लाइबल होगा अगर वो कोई ऐसा करता है तो आप यहाँ पर कुछ एलिमेंट समराइज़ कर सकते हैं असॉल्ट के। सो लेट्स सी व्हाट आर दोस। सबसे पहला कि पर्सन का इंटेंशन होता है कि आपके मन में डर क्रिएट करे। जैसे कोई आपके सर पर पिस्टल रख दे तो ऑब्वियसली आपके मन में डर क्रिएट हो जाएगा। तो एक्ट ऐसा होना चाहिए कि वो रीज़नेबल हो, कि किसी को डराने के लिए, मतलब ऐसा एक्ट जिससे आप सच में डर जाओ। तीसरा कि अचानक से होना चाहिए वो थ्रेट, जैसे कि कोई डोर के पीछे छुपा है और जैसे ही आप रूम में एंटर करते हो कोई अचानक आपकी तरफ डंडा उठा देता है, तो वो असॉल्ट के अंडर इंक्लूडेड होगा। और लास्ट है कि आपको पता होना चाहिए, दैट मीन्स यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द थ्रेट। पता चला कोई ऊपर से डंडा घुमा कर चला गया और आपने ध्यान ही नहीं दिया, देन इट इज़ ऑफ नो यूज़। एक केस हुआ था स्टीफेंस वर्सेस मायर्स का, जिसमें ये डिसाइड हुआ था कि अगर कोई पिस्टल लोडेड ना हो और उसे किसी के ऊपर पॉइंट कर दिया जाए, देन ऑल्सो इट विल बी कंस्टिट्यूटेड एज असॉल्ट। हर वो एक्ट असॉल्ट के अंदर इंक्लूडेड होगा अगर वो किसी को थ्रेटन करने के इंटेंशन से किया गया हो। अब क्योंकि आपके साथ गलत हो रहा है तो ऑब्वियसली आपके पास कुछ रेमेडीज़ अवेलेबल होंगी। तो इन केस आपके साथ असॉल्ट होता है तो आप एक्शंस ले सकते हो। तो क्या क्या एक्शन ले सकते हो आप, लेट्स सी। सपोज़ अचानक किए हुए किसी एक्ट की वजह से, जैसे कि पिस्टल रख दी किसी ने आपके सर पे, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक आ गया, तो आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो और डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। दूसरा कि आप सेल्फ हेल्प भी कर सकते हो। सपोज़ किसी ने आपको डिटेन कर लिया है और उस टाइम आपको कोई लीगल हेल्प नहीं मिल रही है, तो आप अपने आप को बचाने के लिए कोई एक्शन ले सकते हो। लेकिन वो पर्सन जिसने असॉल्ट कमिट किया है उसके ऊपर तो चार्जेस लगेंगे, बट एज़ पर द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस उसके पास भी कुछ डिफेंसेस अवेलेबल होंगे, जिससे इन केस वो गलत नहीं है तो भी बच सकता है। सबसे पहला होता है सेल्फ डिफेंस, कि उसने खुद को बचाने के लिए वो एक्ट किया हो। दूसरा कि अगर वो एक्ट प्लेंटिफ की कंसेंट से हुआ तो डिफेंडेंट लाइबल नहीं होगा। तीसरा कि इन केस डिफेंडेंट ने किसी थर्ड पर्सन को बचाने के लिए वो एक्ट किया हो तो वो लाइबल नहीं होगा। नेक्स्ट कि अगर डिफेंडेंट ने क्वेश्चन में आके वो एक्ट किया हो, दैट मीन्स कि अगर किसी ने डरा धमकाकर उससे वो एक्ट कराया हो, तब भी वो डिफेंस क्लेम कर सकता है। इसके अलावा अगर उसके खिलाफ कोई प्रूफ अवेलेबल ना हो, तब भी वो लीगल डिफेंस को यूज़ कर सकता है। अगर उसने वो एक्ट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए किया हो, तब भी वो डिफेंस क्लेम कर सकता है। एंड दैट्स ऑल। अभी तक आप सिर्फ सामने वाले को हाथ उठाकर डरा रहे थे। जब आप सिर्फ डरा रहे थे देन इट वॉज कवर्ड अंडर असॉल्ट। बट आप अब गुस्से में आकर इंटेंशनली किसी को ज़ोरदार लात मार देते हो, जिससे उसको इंटरनल इंजरीज हो गई और उसके मुंह से ब्लड आ गया, तब आप बैटरी के लिए लाइबल होंगे। इन सिंपल टर्म्स, बैटरी एक इंटेंशनल और अनलॉफुल यूज़ ऑफ फोर्स होता है, जहाँ पर आप बिना सामने वाले के कंसेंट के कोई एक्ट करते हो जिससे सामने वाले को सीवियर हार्म होता है। मतलब असॉल्ट को जब आपने हकीकत में बदल दिया तो उसे बैटरी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने किसी को पंच किया, इट विल कम अंडर बैटरी। आपने किसी को धक्का दे दिया और वो पीछे नदी में गिर गया, इट विल अमाउंट टू बैटरी। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट एलिमेंट्स ऑफ बैटरी। सबसे पहली चीज़, डिफेंडेंट जो है, डिफेंडेंट वो पर्सन होता है जो एक्ट को कमिट करता है। उसका इंटेंशन होना चाहिए कोई हार्मफुल एक्ट कमिट करने का, सामने वाले को नुकसान पहुंचाने का। दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि कॉन्टैक्ट या फिजिकल यूज़ ऑफ फोर्स होना चाहिए। यूज़ ऑफ फोर्स इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ बैटरी। ज़रूरी नहीं है कि आपका डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट ही हो, इनडायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट विल ऑल्सो कम अंडर बैटरी। जैसे कि आपने किसी पे पानी फेंका और वो असॉल्ट होगा, अगर पानी की एक बूंद भी उस पर्सन पे पड़ गई तो वो बैटरी में इंक्लूडेड होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है, देन ऑल्सो इट विल बी कंसिडर्ड एज बैटरी। अगला एलिमेंट ये है कि वो फिजिकल कॉन्टैक्ट हार्मफुल होना चाहिए, जिससे पर्सन को कोई फिजिकल इंजरी हो या वो ऑफेंसिव हो, जिससे सामने वाले को कुछ ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़े। किसी को गलत तरीके से टच करना भी बैटरी के अंडर ही कवर्ड होता है, तो डैमेज होना ज़रूरी है, तभी बैटरी माना जाएगा किसी एक्ट को। नेक्स्ट एलिमेंट ये होता है कि विक्टिम को पता नहीं होना चाहिए कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है, मतलब उसका कंसेंट नहीं होना चाहिए उस एक्ट में। फॉर एग्जांपल, सर्जन सर्जरी करते टाइम पेशेंट्स के ऑर्गन निकाल देता है बिना उसकी कंसेंट लिए हुए,
then it will be considered as battery. And the last but not the least is कि डिफेंडेंट के पास कोई भी लीगल जस्टिफिकेशन नहीं होगा उस पर्टिकुलर एक्शन का जो उसने कमिट किया हो, मतलब जो फोर्स का यूज़ उसने किया है या जो एक्ट उसने किया है वो अनलॉफुल होना चाहिए। जैसे कि दो लोग बात करते हुए जा रहे हैं और एक अचानक दूसरे को मारने लग जाए तो बैटरी माना जाएगा, बट अगर गलती से अनइंटेंशनली लग जाए तो उसे बैटरी नहीं माना जाएगा। अब बैटरी अगर आपके साथ कमिट कर देता है कोई, तो आप क्या एक्शंस ले सकते हो, लेट्स डिस्कस। सबसे पहला होता है कि आप लीगल रेमेडीज़ क्लेम कर सकते हो, मतलब अगर किसी पर्सन ने बैटरी कमिट किया है तो आप कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हो फॉर द इंजरीज, पेन और सफरिंग वॉट एवर, जो भी आपका नुकसान हुआ है उसके लिए। बट कॉम्पनसेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विक्टिम्स लॉस, मतलब ये है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपका सिर्फ हाथ कटा है और आप पैसे एक्सीडेंट के ले रहे हो। दूसरा कि एक पर्सन जिसके साथ बैटरी कमिट हुआ है वो रेस्टिट्यूशनरी रेमेडीज़ क्लेम कर सकता है। सबसे पहला कि एक पर्सन रेस्टिट्यूशनरी डैमेज क्लेम कर सकता है। इसके अंडर एक पर्सन को कॉम्पनसेशन इस बेसिस में मिलता है कि डिफेंडेंट को कितना गेन हुआ है उस एक्ट से, इंस्टेड के विक्टिम का कितना लॉस हुआ है। थर्ड इज़ कि जहाँ पर डिफेंडेंट कीपेबल नहीं है उस केस में कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी को बेच कर डैमेजेस पे कर सकता है विक्टिम को। इसके अलावा कोर्ट कुछ इक्विटेबल रेमेडीज़ ग्रांट कर सकता है विच इंक्लूड्स जहाँ पर डिफेंडेंट ने कोई हार्मफुल एक्ट किया है तो विक्टिम कोर्ट से डिफेंडेंट के अगेंस्ट रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर ऑब्टेन कर सकता है उसको दोबारा वो एक्ट करने से रोकने के लिए। दूसरा कि कोर्ट इंजंक्शन लगा सकता है। इंजंक्शन कोर्ट का एक ऐसा ऑफिशियल ऑर्डर होता है किसी पर्सन को कोई चीज़ करने से रोकने के लिए। कोर्ट टेम्पररी या परमानेंट इंजंक्शन लगा सकता है डिफेंडेंट को अनलॉफुल एक्ट करने से रोकने के लिए। अब सिमिलरली एक्यूज़ के पास कुछ डिफेंसेस अवेलेबल होते हैं ताकि वो अपने आप को गलत इल्ज़ाम से बचा सके। डिफेंसेस वही सेम होते हैं ऑलमोस्ट जो असॉल्ट के केस में होते हैं। उसका वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो इफ़ यू आर लाइकिंग द कंटेंट। एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देती हूँ मैं आपको डिफेंसेस का। सो लेट्स बिगिन। पहला, क्यूज सेल्फ डिफेंस यूज़ कर सकता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल ए बी से झगड़ा करने लगता है, उससे बचने के लिए बी उस पर अटैक कर देता है और भाग जाता है, तो बी यहाँ पर लायबल नहीं होगा। दूसरा कि डिफेंडेंट ने वो एक्ट किसी और पर्सन या प्रॉपर्टी को बचाने के लिए किया है तो वो लायबल नहीं होगा। एंड लास्ट इज कि वो प्लेंटिफ की कंसेंट से हुआ है तब भी डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट मीन्स रॉन्गफुल इम्प्रिजनमेंट, जिसका मतलब ये होता है कि एक पर्सन जिसके पास ना कोई लीगल राइट होता है ना ही कोई लीगल जस्टिफिकेशन होता है, उसके बाद भी वो दूसरे किसी पर्सन की फ्रीडम पर प्रतिबंध या रोक लगा देता है और ये चीज़ वो जानबूझकर करता है। इन सिंपल टर्म्स, किसी भी पर्सन को उसकी मर्ज़ी के खिलाफ गलत तरीके से जानबूझकर उसकी आज़ादी पर जब प्रतिबंध लगाया जाता है तो वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के अंदर आता है। साथ ही साथ वो एक्ट करने के लिए उस पर्सन के पास कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं होता। मान लीजिए आप खुद को ही अज्यूम कर लीजिए कि आप किसी दुकान पर गए कुछ सामान लेने। अब जो दुकानदार है वो आपके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा देता है बिना किसी सबूत के और पुलिस को कॉल करके वो आपको कहीं दुकान में बंद करके चला जाता है। अगर उसका इल्ज़ाम गलत है तो ये एक्ट फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में आएगा। आई होप ये एग्जाम्पल से आपको टॉपिक समझ में आ गया हो। सो लेट्स डिस्कस केस लॉ, दैट इज़ बर्ड वर्सेस जोन्स। ये एक इंग्लिश केस है जिसमें ये डिसाइड हुआ था कि सिर्फ फिजिकली किसी को कन्फाइन करना, मतलब फिजिकली किसी को बंद करके रखना या उस पर प्रतिबंध लगाना ही फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में नहीं आता, बल्कि अगर किसी को उसकी मर्ज़ी के खिलाफ कुछ करने के लिए मजबूर किया तो वो भी इसके अंदर आएगा। किसी भी तरीके से पर्सन के ऊपर रोक लगाना विल कम अंडर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। अभी देख लेते हैं कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं। सो फर्स्ट इज़ विलफुल डिटेंशन। इसका मतलब प्रतिबंध जानबूझकर इंटेंशनली लगा होना चाहिए। अगर आप गलती से किसी को बंद कर देते हो और आपको उसकी जानकारी नहीं है तो वो इम्प्रिजनमेंट में नहीं आएगा। किसी भी तरीके से किसी को कन्फाइन करना, उसके ऊपर रोक लगाना इम्प्रिजनमेंट में आएगा। दूसरा है इंटेंशन फैक्टर, मतलब वो एक्ट जानबूझकर होना चाहिए। इंटेंशन होना ज़रूरी है क्योंकि जब इंटेंशन नहीं होगा तब वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में नहीं आएगा। थर्ड एलिमेंट इज़ टोटल रेस्ट्रेंट, मतलब उसकी आज़ादी पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा देना कि वो वहाँ से बाहर ना निकल पाए, या फिर पर्सन को डरा धमका कर उसको कोई चीज़ करने से रोकना या उसको कोई चीज़ करने से मजबूर करना। नेक्स्ट इज़ दैट देयर इज़ नो लॉफुल जस्टिफिकेशन, मतलब वो पर्सन जो वो एक्ट कर रहा है उसके पास कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं होगा उस एक्ट को करने का, ना ही कोई लीगल रीजंस होंगे, मतलब उसका मकसद गलत होगा और वो एक्ट अनलॉफुल या गैर कानूनी तरीके से कर रहा होगा ताकि सामने वाले को कोई चीज़ करने से रोका जा सके। जैसे कि आपको आपके बॉस ने कुछ प्रोजेक्ट का काम दिया जिसको अच्छे से कंप्लीट करने पर आपको प्रमोशन मिल सकता है, पर दूसरे कलीग ने इस जलन में आपको रूम में लॉक कर दिया ताकि आप वो काम ना कर पाओ, विल कम अंडर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट।
अब देखते हैं कि डिफेंडेंट भाई साहब अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहला रास्ता होता है वैलिड अरेस्ट, मतलब जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया उसको किसी वैलिड रीजंस की वजह से अरेस्ट किया गया हो, क्योंकि उसने कोई ऐसा काम किया होगा तो वो इम्प्रिजनमेंट में नहीं आएगा। दूसरा होता है कंसेंट, मतलब पर्सन को कन्फाइन किया गया है बट उसकी इच्छा अनुसार, मतलब उसकी सहमति से। तीसरा होता है प्रोबेबल कॉज, इसका मतलब ये होता है कि डिफेंडेंट के पास लीगल कॉज या लॉफुल जस्टिफिकेशन है पर्सन को डिटेन करने का, तो वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के लिए लाइबल नहीं होगा। जिस तरह से डिफेंडेंट के पास कुछ ऑप्शंस होते हैं बचने के लिए, उसी तरह प्लेंटिफ के पास भी कुछ रेमेडीज़ अवेलेबल होते हैं गलत के अगेंस्ट एक्शंस लेने के लिए। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी प्रेस कर दो सो कोई नई वीडियोज़ आपसे बच ना पाए। पहला है एक्शन फॉर लॉस, मतलब प्लेंटिफ का जो भी लॉस हुआ है वो उसके लिए एक्शन ले सकता है और केस भी फाइल कर सकता है, क्योंकि उसे इंजरी हुई, उसे मेंटल परेशानी झेलनी पड़ी, साथ ही साथ उसकी रेपुटेशन भी खराब हुई। दूसरा है नॉमिनल एंड कॉम्पनसेटरी डैमेजेस, मतलब प्लेंटिफ का जो भी नुकसान हुआ है वो उसके लिए कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है, साथ ही साथ कोर्ट इम्प्रिजनमेंट जैसे एक्शन भी ले सकता है अगर डैमेजेस हैवी हुए हैं तो। बचना मुश्किल है। नेक्स्ट इज हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस एक रिट है जो तब फाइल कर सकता है पर्सन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास अगर उसे अनलॉफुल तरीके से डिटेन कर लिया गया हो, तो प्लेंटिफ ये रेमेडी भी क्लेम कर सकता है। लास्ट इज सेल्फ हेल्प, कि एक पर्सन रीजनेबल फोर्स का यूज़ करके खुद को बचा सकता है, एंड दैट्स ऑल। डेफेमेशन का मतलब होता है कोई भी ओरल या रिटन स्टेटमेंट जिससे एक पर्सन की रेपुटेशन डैमेज होती है। इन सिंपल टर्म्स, हर वो फेक और मलाशियस स्टेटमेंट जिससे एक पर्सन के कैरेक्टर, फेम और रेपुटेशन पे इफेक्ट पड़ता है वो डेफेमेशन के अंडर इंक्लूडेड होगा। मान लीजिए कि आपसे किसी ने पूछा कि डायमंड का नेकलेस किसने चुराया और आपने किसी इंसान की तरफ इशारा कर दिया जिससे सबको विश्वास हो जाए कि उसने ही चुराया है, तो आप उसे डिफेम कर रहे हो अगर उस इंसान ने कुछ ऐसा नहीं किया है तो। So let's discuss some of the important essentials of defamation. The first is that the statement must be published. मतलब कोई भी चीज़ को defamation तभी कंसिडर किया जाएगा जब वो written या oral किसी भी फॉर्म में published होना चाहिए। अगर आपके बारे में किसी ने प्राइवेट में कोई बात बोल दी तो वो defamation नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें आपकी इज्जत तो जा नहीं रही, आपकी रेपो पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा। एक केस हुआ था साउथ इंडिया रेलवे कॉरपोरेशन वर्सेस रामाकृष्णा, जिसमें ये जजमेंट पास हुआ था कि टिकट चेकर अगर आईडी प्रूफ या अदर डॉक्यूमेंट्स मांगता है अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, देन इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज डेफेमेशन। दूसरा एलिमेंट ये है कि द स्टेटमेंट मस्ट रिफर टू प्लेंटिफ, मतलब ये कि वो स्टेटमेंट किसी पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सनस के लिए किया जाना चाहिए और जिसको भी किया जा रहा है रेफर वो एक्सप्रेस या इम्प्लाइड होना चाहिए। अगर वो पर्सन जिसके अगेंस्ट वो स्टेटमेंट दिया जा रहा है वो रिकॉग्नाइज्ड है तो फिर उसको नाम से मेंशन किया जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। जिस भी पर्सन को डिफेम किया जा रहा है वो जिंदा हो या उसकी डेथ हो गई हो, दोनों ही केसेस में डेफेमेशन माना जाएगा, बट डेड पर्सन के केस में सूट या केस वही फाइल कर सकता है जिसका इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो। इसके अंडर भी एक केस हुआ था, द केस वॉज हर्ष मेहंदी रत्ता वर्सेस महाराज सिंह, जिसमें ये जजमेंट आया था कि डेफेमेशन का सूट वही फाइल कर सकता है जिसको डिफेम किया गया हो, ना ही उसके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स वो एक्शन नहीं ले सकते हैं। द नेक्स्ट एलिमेंट इज स्टेटमेंट मस्ट बी डेफेमेटरी, दैट मीन्स कि स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए जिससे पर्सन की रेपो पे इफेक्ट पड़े। डेफेमेटरी स्टेटमेंट वो होता है जिससे सामने वाले पर्सन को लेकर जो लोगों की पॉजिटिव थिंकिंग है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि कोई पर्सन कोई डिग्री होल्ड करके बैठा है, जैसे आप लोग ही एडवोकेट बन जाते हो और कोई आपको बोले कि आपके अंदर वैसी कोई स्किल्स नहीं है तो उसको डेफेमेटरी कहा जाएगा। नेक्स्ट जो एलिमेंट है दैट इज़ इंटेंशन ऑफ रॉन्ग डूअर, दैट मीन्स वो पर्सन जो स्टेटमेंट दे रहा है वो ये जानकर दे रहा होगा कि सब लोग उसकी बात पर विश्वास कर लेंगे, और क्योंकि वो गलत स्टेटमेंट जानबूझकर दिया गया है जिससे किसी की रेपुटेशन पे इफेक्ट पड़ रहा है तो वो डिफेम करने के लिए जिम्मेदार होगा। नेक्स्ट एलिमेंट इज़ दैट स्टेटमेंट मस्ट बी फॉल्स, मतलब वो स्टेटमेंट गलत होना चाहिए, क्योंकि अगर स्टेटमेंट सही है तो डिफेमेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लॉ कभी भी किसी को सही बोलने की सज़ा नहीं देता, चाहे वो कैसा भी सच हो। एंड दैट्स ऑल। समझ में आया ना? अगर ना आया हो तो आप कॉमेंट्स कर सकते हो। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ डेफेमेशन। मेनली तो दो टाइप्स के होते हैं, स्लैंडर एंड लिबल। लेट्स डिस्कस अबाउट स्लैंडर फर्स्ट। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। हाँ बिल्कुल सही। जब स्पोकन फॉर्म में मतलब बोल कर किसी पर्सन को डिफेम किया जाए तो वो स्लैंडर होता है, बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि इसको प्रूव करना मुश्किल होता है। जो प्लेंटिफ होता है वो प्रॉब्लम फेस कर सकता है, क्योंकि वो साबित ही नहीं कर पाएगा कि उसे डिफेम किया गया है, क्योंकि उसके पास कोई पर्टिकुलर प्रूफ नहीं होगा।
और दूसरा जो होता है वो लिबल होता है, मतलब जब कोई डेफेमेटरी स्टेटमेंट रिटन यानी लिखित फॉर्म में दिया जाता है तो वो लिबल के अंदर आएगा। इसमें जो डिफेंडेंट होता है वो उस स्टेटमेंट को कहीं पब्लिश करवा देता है जिससे वो बाकी लोगों की नज़र में आ जाए। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ये एक एक्शनेबल टॉर्ट है, मतलब पर्सन एक्शन ले सकता है और साथ ही साथ एक क्रिमिनल ऑफेंस भी होता है। चलिए अब देखते हैं कि डिफेंसेस क्या क्या अवेलेबल होते हैं डिफेंडेंट के पास। सबसे पहला है जस्टिफिकेशन बाय ट्रुथ, मतलब अगर जो स्टेटमेंट दिया गया है वो सही है तो डेफेमेशन के अंडर नहीं आएगा, बट ये प्रूव करेगा डिफेंडेंट कि वो स्टेटमेंट सच है। जैसे कि एक इंटरव्यू में राम बोल देता है कि श्याम गैम्बलिंग करता है और अब श्याम उसके अगेंस्ट केस कर देता है, बट राम ये प्रूव कर देता है कि वो सही है, तब श्याम का केस डिसमिस कर दिया जाएगा। दूसरा कि जो कमेंट है वो फेयर और बोनाफाइड होना चाहिए, मतलब वो कमेंट फैक्ट पे बेस्ड होना चाहिए, वो कमेंट पब्लिक इंटरेस्ट माने जनता के हित में होना चाहिए, कमेंट ऑनेस्टली मतलब ईमानदारी के साथ किया जाना चाहिए। थर्ड इज़ एब्सोलूट प्रिविलेज, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि भले ही स्टेटमेंट डेफेमेटरी हो फिर भी पर्सन के पास एब्सोलूट राइट होता है कि वो दे सकता है। अब वो कौन कौन से केसेस में होगा वो देख लेते हैं। अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही है तो, दूसरा कि अगर पर्सन गवर्नमेंट ऑफिसर है तो वो दे सकता है, तीसरा कि पार्लियामेंट में डिबेट चल रही हो और उस दौरान विधायकों के द्वारा दिया हुआ स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल ए पार्लियामेंट का मेंबर है और वो प्रोसीडिंग के दौरान बी को डिफेम कर देता है तो यहाँ पर ए को एब्सोलूट प्रिविलेज के अंडर प्रोटेक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट इज़ हस्बैंड और वाइफ के बीच अगर कोई कम्युनिकेशन हो तो। एंड द नेक्स्ट इज़ कंसेंट, मतलब वो स्टेटमेंट अगर प्लेंटिफ की कंसेंट यानी मर्जी से दिया गया हो तब भी पर्सन जो स्टेटमेंट दे रहा है वो डिफेंस क्लेम कर सकता है। एंड दैट्स ऑल। मलाशियस प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है जब किसी इंसान को गलत तरीके से फंसा दिया जाए, उसके ऊपर किसी तरीके का झूठा इल्ज़ाम लगा के। रॉन्गफुल इनिशिएशन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, मतलब कानूनी कार्यवाही गलत शुरुआत करना जहाँ पर डिफेंडेंट का इंटेंशन प्लेंटिफ के खिलाफ कोई भी क्रिमिनल या सिविल लीगल एक्शन लेना होता है, पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस केस में मकसद सिर्फ प्लेंटिफ को हार्म करने का होगा और उस लीगल प्रोसीडिंग को बिना किसी पर्याप्त आधार के शुरू किया जाएगा, और क्योंकि आधार ही गलत है तो विक्टिम डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है। एक लैंडमार्क केस हुआ था, दैट इज़ वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस दिलीप कुमार रे, जिसमें मलाशियस प्रोसिक्यूशन का डेफिनेशन दिया था कोर्ट ने, दैट इज़ जुडिशियल प्रोसीडिंग इनिशिएटेड बाय वन पर्सन अगेंस्ट अनदर फ्रॉम wrongful or improper motive without probable cause to sustain it is a malicious prosecution। अब यहाँ पर हम इस डेफिनेशन से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल सकते हैं। पहला, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के अगेंस्ट कोई लीगल प्रोसीडिंग्स शुरू की है। दूसरा कि उसका मोटिव इम्प्रॉपर या रॉन्ग था। एंड तीसरा कि कोई भी प्रॉबेबल कॉज यानी कि संभावित कारण नहीं था उसके पीछे, और अगर ये तीनों चीज़ें किसी केस में है तो आप उसे malicious prosecution के अंदर कवर करेंगे। Now let's begin about the essential elements. The first is initiation of legal proceeding, मतलब विक्टिम के अगेंस्ट कोई लीगल प्रोसीडिंग शुरू होना चाहिए, उसके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन लिया जाना चाहिए और वो लीगल एक्शन फॉर्मल लीगल चैनल्स के थ्रू ही होगा, मतलब सब कुछ नॉर्मल होगा पर गलत होगा और बेचारा प्लेंटिफ उसको ही प्रूव करना पड़ेगा कि उसके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा है। द सेकेंड इज़ लैक ऑफ प्रॉबेबल कॉज, मतलब कोई भी प्रॉपर या प्रॉबेबल कॉज नहीं होगा लीगल प्रोसीडिंग्स को शुरू करने का, और यहाँ पर भी प्लेंटिफ की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसे प्रूव करना होगा कि उसके ऊपर लगा हुआ इल्ज़ाम झूठा है और गलत इंटेंशन से लगाया गया है। अब मान लीजिए कि किसी पर्सन ने कई आरोपों के साथ कोई केस शुरू किया है जहाँ पर कुछ आरोपों के लिए तो प्रॉबेबल कॉज है लेकिन कुछ के लिए नहीं है। अब ऐसे केसेस में ये प्रूव नहीं होता कि इंसान किसी गलत इंटेंशन से केस कर रहा है। अब यहाँ पर जो पर्सन केस फाइल करता है उसे ये प्रूव करना होगा कि जिस पर्सन ने इल्ज़ाम लगाया है उसका इंटेंशन गलत है, तो यहाँ पर वही प्रूव करेगा जो केस फाइल कर रहा है बेसिकली। तीसरा एलिमेंट है डिफेंडेंट हैज़ एक्टेड मैलिशियसली, मतलब डिफेंडेंट का इंटेंशन दुर्भावनापूर्ण और गलत था। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला, कानूनी कार्यवाही जानबूझकर बिना किसी कारण के शुरू किया जाता है। दूसरा कि जो लीगल सिस्टम है डिफेंडेंट उसका यूज़ अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए करता है। और तीसरा है कि डिफेंडेंट का इंटेंशन प्लेंटिफ को डराने या नुकसान पहुंचाने का होता है। नाउ द नेक्स्ट एलिमेंट इज़ टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ, क्योंकि वो सही होता है और सच कभी ना कभी तो बाहर आता ही है। सो लास्ट में उसके अगेंस्ट जो भी गलत प्रोसीडिंग्स होती है वो टर्मिनेट हो जाती है। नेक्स्ट एलिमेंट इज़ दैट प्लेंटिफ सफ़र डैमेज एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन, मतलब कि प्लेंटिफ को उस प्रोसिक्यूशन की वजह से डैमेज हुआ है और उसे ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसको कोई डैमेज हुआ है। अब डैमेज उसकी रेपुटेशन का हो सकता है, उसकी प्रॉपर्टी का हो सकता है। अब लेट्स सी रेमेडीज़ क्या क्लेम कर सकता है प्लेंटिफ।
सबसे पहला कि वो कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है उसका जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए, और वो कोर्ट में भी केस कर सकता है ताकि डिफेंडेंट को पनिशमेंट दिया जाए। दूसरा ये है कि क्योंकि यहाँ पर पर्सन के फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, मतलब फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट किया जा रहा है, तो पर्सन के पास ये राइट होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास रिट पिटिशन फाइल कर सकता है और कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है। ये भी रेमेडी अवेलेबल है उसके पास। एंड दैट्स ऑल। आई होप यू लाइक्ड इट।